जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंग से जुड़ने वाले प्यारे छात्रगण, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सजग, सक्रिय व खुशमिजाज होंगे। आपकी सजगता, सक्रियता एवं स्वस्थता आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र को नई पहचान देने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए आज उस तथ्य से जुड़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष करके कक्षा 10वीं के लिए परीक्षा उपयोगी भी है। तो आइए जुड़ते हैं उस अनमोल तथ्य से जो कि एक कहानी विधा से जुड़ा हुआ है और कक्षा 10वीं के तहत पाठ 2 है 20 के दांत, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखित है। तो इस वीडियो में हम जुड़ेंगे कथा का सार तत्व क्या है, उसके प्रमुख प्रश्न क्या हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, तथा उसके लेखक का परिचय क्या है जिससे संबंधित तथ्य परीक्षा में आते हैं। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं उन कीमती तथ्यों से जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं। इसके पहले यदि आप तथ्य तरंग पर नए हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो से आप सदैव जुड़ते रहें। तो आइए जुड़ते हैं तथ्य तरंग के अंतर्गत 20 के दांत भाग 2 अर्थात गोधली भाग 2 की कहानी विधा से जुड़ते हैं। सर्वप्रथम लेखक के परिचय से जो कि कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाने वाले नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही उम्दा कोटि के कहानीकार भी हैं, साहित्यकार हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाने वाले एवं नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बंदरघाट अर्थात भद्रघाट में 1916 ईस्वी में हुआ था। वे प्रख्यात विद्वान रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, अर्थात इनके पिता भी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व रहे हैं। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके व्यक्तित्व निर्माण में इनका बहुत ही योगदान रहा है और पिताजी की विशेष भूमिका रही है। इनके व्यक्तित्व निर्माण में जो पिताजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनमें माता का भी सहयोग सराहनीय रहा है। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए की डिग्री पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। अध्ययन समाप्ति के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य के प्रति गहरी रुचि दिखाई और इसी रुचि के आधार पर रांची विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो जाती है, जो कि प्रकृति के नियमानुसार है, क्योंकि प्रकृति में स्पष्ट है कि जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है और ये 1961 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। जन्म इनका 1916 ईस्वी में और मरण 1961 ईस्वी में। जहाँ तक इनकी प्रमुख रचनाओं का सवाल है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी ने जो महत्वपूर्ण रचनाएं दी उनमें दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास की विशेषता, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कन्हई कहानियां, नकीन के प्रपद्य, नकीन 2 तथा संत परंपरा और साहित्य। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वह मानदंड
दृष्टिकोण और संत परंपरा तथा साहित्य है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से हम जुड़ेंगे कि 20 के दांत, जो उनकी बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही प्रसिद्धि पाई, वह क्या है, उसके सार तत्व क्या है तथा उससे संबंधित आने वाले परीक्षायोगी प्रश्न क्या हैं। जहां तक साहित्यिक विशेषताओं का ताल्लुक है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व अज्ञेय स्तंभ नलिन बिलोचन शर्मा से ही प्रयोगवाद कविता का आरंभ होता है। अर्थात साहित्यिक उपलब्धियों में इनकी एक उपलब्धि है कि हिंदी के अज्ञेय स्तंभ, हिंदी के स्तंभ माने जाने वाले नलिन बिलोचन शर्मा से ही प्रज्ञेय प्रयोगवाद कविता का आरंभ होता है। अर्थात प्रयोगवादी कविता का शुरुआत होता है नलिन बिलोचन शर्मा से ही। इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ समग्र रूप से दृष्टिकोण सुंदर रूप से देखने को मिलते हैं। इन्होंने आलोचना में आधुनिक शैली का समर्थन भी किया है। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता में प्रमुख रूप से देखते हुए प्रतीत होते हैं। उनके अंदर जो क्षमता है वह समाजोपयोगी और समाज को परखने की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। उनमें प्रायः परंपरागत शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन किया हुआ विचार ही देखने को मिलता है। इनकी भाषा संकेतात्मक तथा सुगठित है। इन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दान दिया है, जो आधुनिक साहित्य में फिर से प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए हैं। अब आइए जुड़ते हैं पाठ की विशेषता से, जो कि है 20 के दांत से 20 के दांत की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस संदर्भ में तथ्य है कि डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानियां तो बहुत हैं, परंतु 20 के दांत कहानी जो है यह अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्तित्व को उजागर किया गया है। मध्यम वर्गीय अंतर्विरोधों को खोलने का प्रयास नलिन बिलोचन शर्मा जी ने किया है। कहानी का एक ठोस सामाजिक संदर्भ भी है। इस तरह का संदर्भ है कि ऐसा संदर्भ कहीं भी स्पष्ट रूप से हम देखने को नहीं प्राप्त करते हैं। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक ओर से सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार को छिपाए हुए हैं, जो दूसरे ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय हैं, जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। गिरधर जैसे अनेक तरह के व्यक्तित्व समाज में हैं, जो कि अपने छवि को पवित्र बनाए हुए हैं और अपने कर्म से समाज को सही रूप देने का काम करते हैं। इस तरह से हम इस कहानी में इस भाव तत्व से जुड़ेंगे कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्तित्व के अंदर जो अंतर्विरोध उत्पन्न होते हैं उनको कैसे समाज में आजकल देखा जाता है या तत्कालीन परिवेश में किस तरह से उसकी अनुभूति की गई है। तो इस कहानी में जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखित है, आप उस ज्ञान तत्व से जुड़ेंगे कि कहानीकार ने कहानी में सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम क्या होते हैं और सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की किस तरह से समाज में पैदाइशी होती है, इन भाव तत्व को हम जानेंगे और समझेंगे, उससे जुड़ेंगे।
सबसे पहले हम पाठ के अर्थात कहानी के सारांश तत्व से जुड़ते हैं कि सार तत्व इसका क्या है। इस संदर्भ में तथ्य है कि 20 के दांत कहानी जो कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, कहानीकार ने इसमें मध्यम वर्ग के व्यक्तित्व एवं चरित्र को उभारने का प्रयास बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। प्रमुख पात्र सेन साहब की काली चमकती हुई एस्ट्रिगल इंड कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब जिनकी 5 पुत्रियां हैं, आलो, शेफाली, आरती, आलो, शेफाली, आरती और सीमा, रजनी और उसके पुत्र हैं जो कि कासू के नाम से प्रसिद्ध है और उन्हें कहानी में खोखा के नाम से भी जाना गया है। तो ये प्रमुख पात्रों की भूमिका में जो हैं, जिनके नाम हैं, वे हैं सेन साहब और उनकी 5 पुत्रियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती तथा उसके पुत्र खोखा यानी कासू, मदन और गिरधर। मदन जो कि इस कहानी का मुख्य नायक है और गिरधर जो मध्यम वर्गीय चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। कहानी जो कि शुरुआत होती है सेन साहब के घर से। सेन साहब की काली चमचमाती हुई एस्ट्रिगल कार, एस्ट्रिगल इंड जो कार है, बंगले में उनके खड़ी है। सेन साहब ने यह नई मॉडल कार 7,500 में खरीदी है। उन्हें इस कार पर बहुत ही गर्व है, बहुत ही नाज है। काला रंग, चमक ऐसी कि देखते ही बनती है, उसमें चेहरा दिखने लगता है। मेम साहब की सख्त हिदायत है। हिदायत क्या है कि बच्चे गाड़ी के पास कभी नहीं फटके, अन्यथा क्लीनर तथा शोफर की स्यामत नहीं। अर्थात कोई भी बच्चे गाड़ी के पास यदि फटकते हैं तो ड्राइवर शेफर की खैर नहीं। सेन साहब को 5 लड़कियां थीं जो कि रजनी, आलो, शेफाली, सीमा, आरती 5 हैं। उन्हें शालीनता की शिक्षा दी गई अथवा नहीं, परंतु क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जरूर शिक्षा दी गई है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे नुकसान है, यह विशेष बातें उनको दी गई हैं। माता पिता को अपनी पुत्रियों पर बड़ा गर्व था। सेन साहब के यहाँ आते जाते आने जाने वालों की कमी नहीं थी, हमेशा कुछ लोग आते जाते रहते थे। माता पिता को अपनी पुत्री पर गर्व रहता है और यही स्थिति यहाँ भी देखने को मिलती है। वे लड़कियाँ इतनी अनुशासित हैं और कि दूसरे लोग उन लड़कियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक बंदिश की सवाल है तो 5 लड़कियों को बंदिश दी गई थी, हिदायत दी गई थी और हिदायत यह थी कि बिना आदेश के खिलखिलाकर हंसना नहीं है। अपने होठों पर ऐसी मुस्कुराहट ला सकती हैं वे जिनसे तारिकाएं भी कुछ सीख ले सकती हैं। अर्थात बच्चियों को सख्त हिदायत है कि वे खिलखिलाकर हंस नहीं सकती हैं, हमेशा शांत रहेंगी। किंतु पुत्र जो कि नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा है, आंखों का तारा है, वह बहुत ही शरारती था। शरारती हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब पति पत्नी दोनों ही पुत्र की उम्मीद खो चुके थे। इस कारण वह लड़का बहुत ही शरारती था और घर के जो नियम बनाए गए थे विशेष करके 5 लड़कियों के लिए, उसका वो अपवाद था। मोटर को पुत्रियों से खतरा तो नहीं था, परंतु महानुभाव पुत्र अर्थात खोखा कासू से ही था। पुत्र के जन्म लेने पर उसके लिए कुछ और भी नियम विशेष करके बने थे। सेन दंपति का कहना था कि खोखा
आखिरकार अपने बाप बेटा का लाला है, दुलारा है, उसे कोई भी काम करने पर छूट है। उसे तो अभी इंजीनियर होना है, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे अभी से शुरुआत से ही दी जा रही है। तात्पर्य यह है कि पुत्र मोह के कारण सेन साहब को पुत्र के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदलना पड़ता है। अर्थात पुत्र के मोह में आकर के समाज में कुछ नियमें जो है सो बदल जाती हैं, उनको विशेष लाड़ दुलार के कारण नियमों से अलग रखा जाता है। अर्थात कहानीकार ने यहाँ लिंग भेद जैसी स्थिति को प्रस्तुत किया है। सेन साहब के घर अक्सर उनके दोस्त आया करते थे और उनके भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठ करके कुछ विशेष गपशप किया करते थे, कुछ बहस चलती रहती थी और वे लोग अपने अपने पुत्र के बारे में भविष्यवाणी भी किया करते थे कि किनका पुत्र क्या करेगा। इसी संदर्भ में पुत्र को अपनी तरह से विशेष बातें इंजीनियर साहब यानी सेन साहब कहते हैं, अपने पुत्र की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि वे तो अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं। इस तैयारी के तहत वे घर पर अभी से इंजीनियर बुलाते हैं और मिस्त्री के साथ उसका सानिध्य भी रखते हैं। एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब अखबार नवीस थे जो सेन साहब के रिश्तेदार थे। उनके साथ उसका लड़का भी था जो छोटा होते हुए भी बहुत समझदार था। किसी ने उसकी हरकत देखकर उसकी तारीफ कर दी और उसके पिता से जानना चाहते थे कि लड़का स्कूल जाता है या नहीं। पत्रकार महोदय कुछ कहते या कुछ कहने के लिए तैयार भी हुए, तब तक उनसे पहले ही सेन साहब कहने लगे कि वह अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। जब अपने बच्चे के विषय में पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उनका जवाब था कि उसका बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी है। अर्थात अखबार नवीस यानी पत्रकार महोदय और सेन साहब के बीच जो बातें होती हैं वह एक तरफ पुत्रमोह है और एक तरफ सादगी भरी हुई विचार है। सेन साहब उनके अर्थात पत्रकार के शिष्ट उत्तर और प्रच्छन्न व्यंग पर तिलमिला कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल होता है और क्या सुनने को मिलता है कि सेन साहब अपने मित्रों के साथ शोरगुल सुनकर बाहर आते हैं। वहां उनका ड्राइवर एक औरत के बच्चे से झगड़ रहा होता है। वहीं एक जो कि 5-6 साल का बच्चा है और उससे शेफर झगड़ रहा होता है। वहां उसका ड्राइवर है और जो ड्राइवर उस बच्चे से झड़प रहा होता है वह कुछ कह रहा होता है जिसे हम उम्मीद करते हैं कि वह उनका लड़का ही है। अर्थात जो कारनामे हो सकते हैं वह उनके लड़के के हो सकते हैं, परंतु वहां पर दूसरा लड़का दिखाई दिया जिसका नाम था मदन। मदन जो कि गिरधर लाल का लड़का है, वह कार के पास खड़ा था, शायद देख रहा था कि क्या है और उसमें चेहरा अपना देख रहा था। उसको अनुभव करके कि यह गाड़ी को गंदा कर दे, शेफर उससे उलझ गया और उसकी तरफ वो झपटता है तो गिरधर के लड़के अर्थात मदन को डांटते हुए कुछ सुना देते हैं सेन साहब और उनकी पत्नी को, उनके पिता को बुलवाते हैं। अर्थात अपने कंपनी में काम कर रहे गिरधर को बुलवाकर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा लड़का नहीं है, आगे चल करके इसकी स्थिति खराब हो सकती है, यह दूसरी तरह का लड़का बन सकता है और यह समाज के लिए नकारात्मक तत्व के रूप में आ सकता है। अर्थात मदन की माँ जो कि मदन के साथ है
उसको डांटते हुए सेन साहब कहते हैं कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना कि वह ऐसी हरकत आगे ना करे। ठीक है, इसी वक्त मोटर के पीछे भी खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सेन साहब दौड़े तो देखा कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। पुत्र की ही ऐसी हरकत हो सकती है और उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उधर ही है। पुत्र की ऐसी हरकत के बावजूद उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि देखा आप लोगों ने, कल पुर्जों के प्रति दिलचस्पी होने के कारण कासू कुछ न कुछ शरारती ही कर बैठता है। तभी उनके मित्र मिस्टर सेन साहब उन्हें नमस्कार करके आगे घर जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि आगे बढ़ते ही चक्का का हवा गायब हो गया है। तो पता चलता है कि यह भी कार्य कासू का ही हो सकता है जो सेन साहब के पुत्र हैं। पुत्र की शरारत को देखकर नज़रअंदाज करते हुए सेन साहब अपने मित्रों से कहते हैं कि वह इन कलपुर्जों में आजकल रुचि रखने लगा है और वह इस हवा को निकालने का तरीका भी जान लिया है। इस तरह शरारती तत्व को भी समाज में प्रश्रय पुत्र मोह के रूप में मिलता है। आज इस समय यही देखने को मिलता है। अंदर लौटते ही सेन साहब ने नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल, जो कि उनके फैक्ट्री में किरानी था, को बुलवाते हैं और बुलवा करके उसे समझाते हुए कहते हैं कि गिरधर लाल देखो, सामने तुम्हारा जो बच्चा है वह मदन, वह बहुत ही सीख हो गया है। अपने बेटा मदन पर ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल उनकी बात चुपचाप सुनता रहा और घर आकर पुत्र की निर्ममता से पिटाई कर दिया। फलतः मदन की चित्कार से सेन साहब का आरामदेह शयनगार गूंज गया। मदन की यही दवा है और यही उसकी नियति भी है, ऐसा कल्पना सेन साहब और उनकी पत्नी भी करती हैं। मेरी तो तबीयत हुई, अर्थात सेन साहब की पत्नी कहती हैं कि मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, लेकिन गिरधर ने भी उन्हें अपना ये भाव तत्व को कर दिखाया। मदन की करुण रुदन से सेन साहब की पत्नी की नींद भी नहीं लगती है। उन्होंने अपनी खीज को मदन पर उतारती हुई अपनी बात रखी कि कमबख्त कैसा है, कौवे की तरह चिल्ला रहा है। इस तरह से मध्यम वर्गीय चरित्र को कहानीकार ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरे दिन की घटना विचित्र घटित होती है कि संध्या समय मदन अपने साथियों के साथ बंगले की बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा होता है। बच्चों को खेलते देख करके सेन साहब का पुत्र भी उधर से जाता है और देख करके उसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर करता है और बच्चों को खेलते हुए देख करके जब उस जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ता है तो मदन से लट्टू मांग बैठता है। अर्थात खेलने की भावना से प्रभावित होकर के वह मदन से लट्टू मांगता है और अन्य बच्चे देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। उसने डांटते हुए कहा, मदन ने डांटते हुए कहा कि अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। अर्थात वह अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन यह कथन कहते हुए इसे अपमानित करता है और कहता है कि जा, भाग जा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। इतना सुनते ही कासू को गुस्सा आ गया। उसने आओ न देखा न ताव, मदन को एक घूसा जड़ दिया। अब अपमानित प्रताड़ित मदन
कहाँ चुप रहने वाला है। उसने जैसे ही प्रतिक्रिया की तो इसका बड़ा ही रूप देखने को मिला। वह कासू पर ऐसे टूट पड़ा मानो दोनों में हड्डी और मांस की लड़ाई हो। ऐसा मालूम पड़ा मानो बंगले के पीले और गली के कुत्ते की वो लड़ाई हो। अन्य साथी इस द्वंद्व का मजा लेने लगे और लड़ाई खत्म हुई। कासू अपने घर रोता हुआ चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा, क्योंकि उसे अब यह जरूर ज्ञात था कि घर जाने पर उसकी अच्छी पिटाई होगी। 8-9 बजे रात तक इधर उधर घूमता हुआ गली के दरवाजे से होता हुआ मदन अपने घर में घुसा। डर उसे तो था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक मार जरूर उसे मिलेगी। रसोई घर में वह घुसा और चुपके से भरपेट खाना खा लिया। रसोई घर में घुसता है और चुपके से भरपेट खाना खा लिया। फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और चुपचाप शांत हो गया और सुनने लगा कि उसके संदर्भ में कुछ उसके माता पिता बात तो नहीं कर रहे हैं। उसे ताज्जुब हुआ कि आज उसके पिताजी क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था तथा मकान वाली जो विचार सेन साहब ने उसे दी थी वह यह थी कि वह मकान जल्दी से खाली कर दे। वह दबे पांव बरामदे पर रखी हुई चारपाई की तरफ सोने के लिए जैसे ही मदन जाता है कि अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग जाती है। अर्थात लोटा से जैसे ही उसका पैर टकराता है तो टन टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर आते हैं। निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा कदम वे अचानक रुक जाता है। उसने चेहरे से नाराजगी के बादल हटा दिए थे। अर्थात उस समय गिरधर के चेहरे पर जो नाराजगी के बादल पहले थे वह इस समय नहीं दिखाई पड़ रहे थे। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही से उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा। अर्थात वे मदन को शाबाशी देते हुए कह उठे कि शाबाश बेटा, जो किसी के लिए भी नौकरी से बाहर जाने पर ही मुमकिन हो सकता है वह आज तुमने कर दिखाया। एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। बहुत शाबाशी देते हैं अपने बेटे को और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है। स्वार्थ हित इष्ट का जवाब पल भर भी दे देता है। जब स्वार्थ से हट जाता है, स्वार्थ से रहित हो जाता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से ईंट का जवाब पत्थर से देता है। अर्थात तात्पर्य यह है, भाव तत्व यह है कि परबसता की स्थिति में व्यक्ति का स्व मृत प्राय हो जाता है। व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो स्वतंत्रता की विचारधारा है, वह मर जाती है, मृत प्राय हो जाती है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पहले स्थिति में बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, क्योंकि विष के दांत जो उनके अंदर लगे हुए थे, इस विष के दांत अर्थात पराधीनता की स्थिति जो विष के दांत लगे हुए थे, उसके कारण अपने बच्चे को अर्थात मदन को पहली स्थिति में पीटते हैं। फिर जैसे ही विष के दांत वो टूट जाते हैं तो उनका जो बच्चे के प्रति भाव है वह बदल जाता है और दुत्कार की जगह प्यार में वह तब्दील हो जाता है। इस तरह कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा जी ने अपने इस विष के दांत कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय चरित्र को गिरधर और उनके पुत्र मदन के द्वारा
उद्घाटित करने का प्रयास किया है और इस प्रयास में उन्होंने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। अब हम जुड़ते हैं परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न से, जो कि इस पाठ से आया करते हैं। व्याख्यान अंश है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इस व्याख्यान अंश की व्याख्या करें। तो इस संदर्भ में तथ्य प्रस्तुत है कि प्रस्तुत व्याख्यान अंश गद्यांश लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखित है और यह कहानी 20 के दांत से उद्धृत है, लिया गया है। इसमें कहानीकार ने मदन के प्रति सेन दंपति की दुर्भावनाओं को जिक्र किया है। इन्होंने, लेखक महोदय ने इस पंक्ति में यह बताने का प्रयास किया है कि सेन साहब की भावना मदन के प्रति क्या है। व्याख्या का दूसरा जो अंतरा होगा वह इस प्रकार होगा कि लेखक इस संदर्भ में अर्थात प्रमुख कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी अपने इस व्याख्यान अंश में यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि सेन साहब अपनी पत्नी के माध्यम से यह कहते हैं कि मदन अपनी माँ की कमजोरी के कारण बिगड़ गया है। गिरधर तो एक सख्त व्यक्ति है, एक सख्त आदमी है। वह अपने बच्चे के प्रति सही विचार रखता है, परंतु उसकी माँ के चलते बच्चा बिगड़ गया है। यदि वह इसी प्रकार उसके साथ सख्ती से पेश आता रहा तो मदन के आचरण अथवा हरकत में सुधार हो सकता है, क्योंकि मार के भय से ही आचरण में सुधार होता है। अर्थात बच्चे को अनुशासन में रखना आवश्यक होता है, किंतु वह जिस नियम का पक्ष लेते हैं वह मध्यम वर्ग के लिए कितना हद तक सही है, यह तथ्य बहुत ही पेचीदा है। आइए इस संदर्भ में उन्होंने बताया है कि सेन साहब जैसे परिवार के बच्चे यदि गलत भी कर रहे होते हैं तो वह सही होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अर्थात धनवान का वह बेटा है, इसलिए उसकी गलती माफ हो जाती है। मतलब यह है कि धन के समक्ष सारे पाप छिप जाते हैं। इसलिए तो मदन के करुण चित्कार पर उन्हें दया भी नहीं आती है, बल्कि नींद भंग होने के कारण खीज ही उत्पन्न होती है, गुस्सा ही आती है। सेन साहब अपने निर्दयता का परिचय भी देते हैं, कहते हैं कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, लेकिन पुत्र मोटर गाड़ी की पिछली बत्ती का शीशा तोड़ देता है तो उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, बल्कि यह भाव आता है कि वह आगे इंजीनियर बनने वाला है। लेखक के कहने का भाव तत्व यह है, अर्थात तीसरी अंतरा में हम देंगे कि लेखक के कहने का भाव तत्व यह है कि लोग हृदयहीन होते हैं, उनकी मानवता पर गलती हो जाती है। वे यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा एक समान होता है। उस का जो भाव होता है वह सबके लिए एक होता है, वह सबके प्रति प्रेम भाव बच्चा बरसाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो बच्चों के प्रति भेदभाव रखते हैं, वह अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ की वजह से प्रेम दुलार रखते हैं, परंतु दूसरे के प्रति भी वे असमानता की स्थिति को धारण किए हुए रहते हैं। व्याख्यात्मक अंश है कि हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि वह घर के सभी नियमों का अपवाद था। इस व्याख्यात्मक अंश की व्याख्या करें तो इस संदर्भ में तथ्य प्रस्तुत है कि प्रस्तुत व्याख्यात्मक पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 की नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत से ली गई है, जो कि
नरेंद्र बिलोचन शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसमें लेखक ने सेन दंपति के निष्ठुर मनोभाव का ही वर्णन किया है। दूसरा अनुच्छेद हम यूँ दे सकते हैं कि इस व्याख्या अंश के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि सेन दंपति की 5 पुत्रियां थीं। पुत्र का जन्म पति पत्नी की नाउम्मीद स्थिति में ही हुआ था, जिसके कारण घर के नियमों का वह अपवाद हो गया था। पुत्रियां इतनी अनुशासित थीं कि वे माँ बाप के आदेश के बिना हंस या रो भी नहीं सकती थीं, लेकिन नाउम्मीद बुढ़ापे की सहारा के रूप में आंखों का तारा अर्थात उनका पुत्र सेन साहब का पुत्र नियमों के लिए अपवाद था। जो घर के नियम बनाए गए थे उसका वह अपवाद था। फिर भी माता पिता उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अर्थात खोखा उनका लाड़ा दुलारा लड़का था। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर सेन साहब के द्वारा समाज में दोहरी नीति अपनाई जाती है। एक तरफ बच्चियों को डांट डपट करके रखा जाता है और बच्चों को छूट दे दी जाती है। यह लेखक महोदय बताना चाहते हैं कि समाज का ये हीन भावना ही है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में पुरुष की प्रधानता है। इसी प्रधानता के कारण लोग सर्वगुण संपन्न पुत्री के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, उसे जीवन का बोझ समझते हैं, जबकि पुत्र को जीवन का वरदान मान करके उनके दुर्गुणों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसी सिद्धांत पर यह भाव तत्व जुड़ा हुआ है। अर्थात इस व्याख्यात्मक तथ्य के माध्यम से लेखक महोदय यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो स्थिति बनी हुई है कि पुत्र को प्रधानता दे करके उसके गुणों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और जो बच्चियां हैं, जो पुत्रियां हैं, वे शिष्ट रहते हुए भी उनको डांट डपट के रखा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह भी व्याख्यात्मक तथ्य है, जुड़ा हुआ है, आपके लिए परीक्षोपयोगी है कि मैं चाहता हूं कि यह जेंटिलमैन जरूर बने, जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। इस व्याख्यात्मक अंश की सप्रसंग व्याख्या करें तो इस संदर्भ में तथ्य है कि पहला जो आपके लिए क्या होगा, पहला अनुच्छेद के संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत व्याख्यात्मक पंक्तियां हमारी पठित पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के अंतर्गत पाठ 20 के दांत, जो कि नरेंद्र बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई है, से उद्धृत है। इसमें कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि पुत्र के प्रति पिता का हार्दिक उद्गार क्या है। दूसरा अनुच्छेद आप लिख सकते हैं कि कहानीकार का इस व्याख्यात्मक अंश के माध्यम से कहना है कि हर माँ बाप अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सेन साहब भी अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार सेन साहब के ड्राइंग रूम में बैठे अन्य लोग अपने अपने पुत्रों को उच्च पदों पर आसीन होने की कामना करते हैं। लेकिन वहीं बैठे उन सज्जनों में से एक व्यक्ति हैं जो कि पेशे से पत्रकार तथा सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी हैं। उनकी भावना है, उनकी कामना है कि उनका पुत्र जो कुछ भी बने, लेकिन पहले भद्र व्यक्ति जरूर बने, ईमानदार व्यक्ति जरूर बने, अच्छा व्यक्तित्व जरूर बने, और बाद में जो कुछ भी बने यह उसके ऊपर निर्भर करता है। पत्रकार महोदय के इस व्यंग बाण से सेन साहब आहत हो जाते हैं और आहत होकर के काफ़ी विचलित हो जाते हैं। उनके मुंह से ओफ तक भी नहीं निकलता है, वे ऐंठ करके रह जाते हैं। तीसरा अनुच्छेद आप लिख सकते हैं कि
इस व्याख्यात्मक अंश के माध्यम से कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि बड़े लोग अपनी झूठ शान का दिखावा कर अपनी सारी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। यह कितनी बड़ी विडंबना है समाज की कि सभ्य एवं सुशील पुत्रियों की शिक्षा के बारे में वे कुछ न बोल करके अशिष्ट और उदंड पुत्र की ही प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। अर्थात समाज में लोग झूठे शान शौकत के भूखे होते हैं। वे अपनी झूठी शान की रक्षा करने के लिए पाप भी करना हो तो वे पाप भी करते हैं और उसे अपना धर्म समझते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है कि कहानी विष का दांत जो है इसकी सार्थकता क्या है। तो इससे जुड़ी हुई तथ्य यह है कि कहानी कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है और कला के तत्वों को इस कहानी में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। कला की दृष्टि से विष के दांत का शीर्षक बहुत ही सार्थक है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर करना ही है। जहां एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोश अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गिरधर जैसे नौकरी पेशा लोग अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी के साथ एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं, संघर्षशील हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की वानगी को ही पेश करती है। कहानी का शीर्षक विष के दांत इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसी विष के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही सेन पुत्रियां उपेक्षित हो जाती हैं, मदन मार खाता है और गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये विष का दांत जब निकल जाता है तो व्यक्ति के अंदर जो भाव तत्व आते हैं वह समाज के लिए हितकर आते हैं, समाज के लिए लाभदायक आते हैं। इस तरह से यह जो कहानी का शीर्षक है विष के दांत वह बहुत ही सार्थक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा अर्थात कासू किन नियमों का अपवाद था। उत्तर है कि सेन साहब को 5 पुत्रियां थीं। पुत्र का जन्म तब हुआ जब पिता दंपति संतान की इच्छा खो बैठे थे, अर्थात वे उम्मीद छोड़ बैठे थे कि उन्हें पुत्र भी होगा। सेन साहब को पुत्र तब प्राप्त हुआ जब पति पत्नी बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे थे। इसलिए खोखा जो भी घर में नियम बनाए गए थे उन नियमों का अपवाद था कि 5 पुत्रियों को अलग नियम था कि घर के नियमों में उसे आबद्ध रहना है, अर्थात कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि क्षति पहुंचाए। लेकिन यह सब काम कासू के लिए क्या था, क्षम्य था, अर्थात कासू कोई गलती भी करे तो उसके लिए कोई विशेष दंड देने की प्रावधान नहीं था, परंतु बच्चियों के लिए यह प्रावधान था। अगला व्याख्यात्मक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में आने के लिए भी प्रस्तुत है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस पर गर्व है। इसकी व्याख्या प्रस्तुत है कि प्रस्तुत व्याख्यात्मक अंश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के अंदर विष के दांत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। इस अंश के माध्यम से सेन साहब की पुत्रियों की विशेषता को प्रकट किया गया है तथा उनकी विवशताओं को भी दिया गया है।
दूसरा अंतरा आप लिख सकते हैं कि सेन दंपति को 5 पुत्रियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती। सभी लड़कियां सभ्य और शिष्ट हैं, आचरण में परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने माता पिता के शिष्ट और व्यवहार संबंधी नियम मालूम है। वे अपने माता पिता से सभ्यता और शिष्टता की शिक्षा जो लिए हैं वो उत्तम कोटि की शिक्षा लिए हैं। और क्या है इस पर लेखक महोदय का करारा व्यंग है। क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या उन्हें नहीं करना है, इस पर उन्हें सख्त तालीम दी गई है, शिक्षा दी गई है। लोग देखते ही उन लड़कियों को दंग रह जाते हैं, अर्थात उनके विचार व्यवहार शालीनता को देखकर सभी आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें अपने बच्चियों से तुलना करते हुए उदाहरण देते हैं। वे शाम के वक्त दौड़ती खेलती हैं, लेकिन किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। इतना ही नहीं, वे खिलखिलाकर हंसती भी नहीं। उनके होठों की मुस्कुराहट ऐसी होती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे सबक ले सकें और सबक लेने के लिए आतुर हो जाएं। तीसरे अनुच्छेद में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत व्याख्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि लड़कियां इतनी शालीन हैं कि सेन दंपति गौरवान्वित हैं। उनके यहाँ आने जाने वाले लोग अपनी बच्चों को भी अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए उदाहरण स्वरूप सेन साहब की पुत्रियों का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की लड़कियां हैं, और उदाहरण देते हुए उनकी सज्जनता की प्रशंसा भी करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का कारण क्या था। उत्तर है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे किरानी गिरधर लाल का बेटा है। ड्राइवर भी उन्हीं का नौकर है, अर्थात सेन साहब का नौकर है। ड्राइवर अपने कर्तव्य परायण इंसान तथा जवाबदेह साबित करना चाहता है, अर्थात ड्राइवर अपने आप को कर्तव्यपरायण इंसान के रूप में अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, जबकि मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता है, उच्च नीच की भावना को व्यक्त करना चाहता है, और इसी के कारण वहाँ पर दबाव बनता है और झगड़े का कारण भी बन जाता है। इस तरह से कहानीकार ने यहाँ पर मदन और ड्राइवर के बीच समाज के विरोधी तत्वों को दिखाने का प्रयास किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक समाज में क्या देना चाहता है। उत्तर है कि प्रस्तुत पाठ में कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण गरीबी और अमीरी का भेद है। कहानीकार इस टॉपिक के द्वारा, इस विचार के द्वारा यह बताने का प्रयास करते हैं कि मदन एक सामान्य किरानी का बेटा है और कासू सेन साहब की नाक का बाल है, अर्थात सेन साहब का दुलारा बेटा है। कासू के कारण ही पिता ने मदन को मारा पीटा था। कासू के कारण ही पिता ने मदन को मारा पीटा था। इसी कारण मदन कासू को अपने दल में न तो शामिल करता है और न ही मांगने पर लट्टू ही देता है। फलतः अमीरी में उबाल आ जाती है। कासू मदन को जैसे ही घूसा मारता है कि द्वंद्व शुरू हो जाता है। वह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई बन जाती है, और बाहर वाले इसे देख करके मजा लेते हैं। लेखक इस
प्रसंग के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सामाजिक फूट के कारण ही गरीबों पर अमीरी का वर्चस्व कायम रहता है। यदि गरीब संगठित हो जाएं तो अमीरों द्वारा किया गया अत्याचार, शोषण बंद हो जाएगा। इस तरह से कहानीकार ने इसके माध्यम से मध्यम वर्ग को, गरीब परिवार को यह संकेत दिया है। तो इस प्रकार आप कहानी बीस से संबंधित प्रमुख तथ्यों से जुड़े रहे। इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही अगले वीडियो से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।